दोस्तों, मैं रवि लिस्टन रवि स्टोरी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में बहुत सारे ऐसे कारनामे हुए हैं जिस पर आम जनता की नज़र भी फिसल सकती है। दोस्तों, चाहे अभिनेत्री हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, सबको अपने मन के मुताबिक पैसे चाहिए होते हैं। अगर उन लोगों को उनके मन के मुताबिक अगर उन्हें पैसा नहीं मिलता है तो वो लोग एक ऐसे घटना को अंजाम देते हैं जिस पर आम जनता भी सोच नहीं सकती है। फिलहाल दोस्तों, आज मैं जिस अभिनेत्री की बात करने जा रहा हूँ, वह अभिनेत्री एक अच्छे घराने से थी। चाहती तो वह पूरे उम्र बैठे बैठे खा सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने फैशन को फॉलो किया। वह आ गई मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में। दोस्तों, वह एक ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान इन तीनों के साथ काम किया है। वह जो है 90 के दौर में एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने बहुत ही अपने कम उम्र में बहुत अच्छा अभिनय किया और एक देखती देखती वो रातों रात स्टार बन गई। दोस्तों, वो अभिनेत्री 90 के दौर में वह काम कर रही होती हैं, लेकिन 2020 आते आते बी और सी ग्रेड की हीरोइनों में वह काम करने लगती हैं। लेकिन वह अपनी पर्सनल लाइफ में अपने आप को ही हीरोइन मानती हैं। जी हाँ दोस्तों, वह अपनी पर्सनल लाइफ में इस समय कैंसर से जूझ रही थी। वो अपनी पर्सनल लाइफ में अपने आप को हीरोइन मानती हैं। और दोस्तों, यह जो अभिनेत्री होती है अपनी पर्सनल लाइफ में ये जो है एक कैंसर से वो फाइट की। दोस्तों, मैं जिस अभिनेत्री की बात कर रहा हूँ, वन ऑफ द फाइनेंस एक्ट्रेस ऑफ द बॉलीवुड, अभिनेत्री मनीषा कोइराला की। जी हाँ दोस्तों, आज हम मनीषा कोइराला की ऐसी बात करेंगे जिससे कहानी को सुनने के बाद शायद आपके होश उड़ जाएंगे। शायद दोस्तों आपको पता हो कि नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला के प्यार में पड़ गए थे। नाना पाटेकर एक शादीशुदा थे, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा दिन तक इन दोनों का प्यार नहीं चला। और दोस्तों, आपको बता दें, जो मनीषा कोइराला थी यह नेपाल की रहने वाली होती हैं। और दोस्तों, जो मनीषा कोइराला होती हैं, इनके जो ग्रैंडफादर थे, जो दादाजी थे, 50 से 60 के दशक में नेपाल के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और इनके जो पिताजी थे वह फाइनेंस मिनिस्टर थे नेपाल के। अब दोस्तों सोच लिए कि आधे से ज़्यादा जो उनकी फैमिली थी वह पॉलिटिक्स थी। दोस्तों, जो मनीषा कोइराला होती हैं उनकी फैमिली एक पॉलिटिक्स फैमिली थी। लेकिन दोस्तों जो मनीषा कोइराला थी वह पॉलिटिक्स को कुछ कम पसंद करना चाहती थी। वह शुरुआती दौर में उन्होंने बता रही थी कि मैं जो है शुरुआत में डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपने आधे से ज़्यादा जो वक्त होता है अपनी नानी के यहाँ बिताती थी। दोस्तों, उनकी नानी का जो घर था वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ करता था और यहीं से जो है यह रहती थी। दोस्तों, जो मनीषा कोइराला होती थी, उनके जो मामा थे वह उस समय FTII के जो है ग्रेजुएट थे। दोस्तों, अगर हम बात करें जो मनीषा कोइराला की, वह आधे से ज़्यादा जो फैमिली थी वह पॉलिटिक्स से ही मिलान करती थी। और पॉलिटिक्स से जो है इनकी सारी जो फैमिली थी वह जो है पॉलिटिक्स से मिलान करती थी और पॉलिटिक्स को ही अपना जो है वो अपना व्यापार बनाती थी। दोस्तों, मनीषा कोइराला की बात करें तो मनीषा कोइराला देखने में बहुत खूबसूरत और बहुत हॉट एक्ट्रेस होती थी। दोस्तों, यह मनीषा कोइराला जो होती थी वह सबसे पहले नेपाल में इन्होंने एक ऐड को प्रचार किया। जैसे ही इन्होंने अपने ऐड को प्रचार किया तो जो इनका ऐड था काफ़ी पॉपुलर हो गया। जैसे ही इनका ऐड जब पॉपुलर हो गया तो इन्होंने एक जो है नेपाली फिल्म में काम करने का मौका मिल गया। दोस्तों, जिस नेपाली फिल्म में काम करने का मौका मिला था उस फिल्म का नाम था फेरी भेटला। दोस्तों, उस समय नेपाली फिल्म की फेरी भेटला जो मूवी थी वह जो है 1989 में रिलीज होती है। जैसे ही 1989 में यह फिल्म रिलीज होती है तो जैसे ही 1989 में यह फिल्म रिलीज होती है तो रिलीज होने के बाद यह एक चर्चित नेपाल की एक्ट्रेस बन जाती है। और दोस्तों, इन्होंने अपने मन में यह ठान लिया था, अपने मन में यह विचार कर लिया था और भली भांति इन्होंने सोच लिया था कि मुझे अभी एक्ट्रेस बनना है, मुझे एक बहुत ग्लैमर एक्ट्रेस बनना है और मुझे एक अभिनेत्री बनना है। लेकिन दोस्तों, ये करें तो क्या करें, इनकी जो आधे से ज़्यादा जो फैमिली थी वह पॉलिटिक्स थी और जो है इनकी जो फैमिली थी वह नहीं चाहती थी कि यह एक्ट्रेस बने या अभिनेत्री बने। दोस्तों, यह परेशान थी, यह सोच रही थी अगर मैं अपने फैमिली को बताऊंगा तो मेरी फैमिली जो होगी वह मुझे मना कर देगी, मुझे बॉलीवुड में नहीं जाने देगी, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में हिलने से मना कर रही होगी। दोस्तों, इनके दिमाग में एक आइडिया आता है, इनका आइडिया जो है काम कर जाता है। दोस्तों, मनीषा कोइराला की जिस दिन बर्थडे होता है, जिस दिन इनका जन्म हुआ था, उसी दिन उन्होंने अपने मम्मी और पापा के पास जाकर फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मौका मांग लेते हैं।
और जो इनके माता पिता होते हैं, इनके जन्मदिन पर वह कोई भी चीज़ मना नहीं करते हैं और इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए हाँ कर देते हैं। और दोस्तों, जो इनकी माँ होती है वह कह रही थी कि तुम अगर फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहती हो तो जाओ, वहाँ पर हमारे बहुत सारे रिलेशन हैं, वहाँ 2-3 हफ्ते आप काम करना, अगर आपको पसंद आ जाए तो काम करना, नहीं तो वापस लौट के चले आना। दोस्तों, जैसे ही वह मुंबई जाने के लिए परमिशन पाती हैं तो वह तुरंत मुंबई पहुँचती हैं फिल्म इंडस्ट्री में। जैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में पहुँचती हैं, सबसे पहले उन्होंने अपने एक मामा के जर्नलिस्ट के यहाँ रुकी थी। जो जर्नलिस्ट होते हैं, इनके मामा से बहुत खास संबंध होता है, इनके मामा के बहुत खास मित्र होते हैं। उनके यहाँ रुकने के बाद वह सीधा फिल्म इंडस्ट्री में पहुँच जाती हैं। दोस्तों, उसके बाद जो मनीषा कोइराला होती हैं वह सीधे फिल्म इंडस्ट्री में पहुँचती हैं और फिल्म इंडस्ट्री में पहुँचने के बाद वह सीधा शेखर कपूर के पास पहुँचती हैं, जहाँ पर शेखर कपूर एक दुश्मनी फिल्म नाम की एक शूटिंग कर रहे होते हैं। और उस फिल्म में शूटिंग के दौरान उन्होंने उस फिल्म में अपने अभिनय करने का वह रोल मांगती हैं। तो जो शेखर कपूर होते हैं वह बिना किसी हिचकिचाहट के साथ वह जो मनीषा कोइराला को अपनी फिल्म में लेने का जो है वह प्रावधान बनाते हैं और अपने फिल्म में वह ले लेते हैं। दोस्तों, इसी दौरान जो मुंबई के जो कपूर खानदान के निर्माता निर्देशक जो होते हैं, इन्होंने बोनी कपूर से भी मुलाकात की। बोनी कपूर से मुलाकात करने के दौरान वो बोनी कपूर कहते हैं कि मैं तो जो है इसी फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ, इस फिल्म में तो मैंने इस अभिनेत्री को पहले से ऑलरेडी ले चुका है, अगर वह अभिनेत्री इस फिल्म में काम करने से मना करती है तो मैं आपको फाइनली जो है फाइनल कर दूंगा, अर्थात आपको ले लूँगा। दोस्तों, इसी दौरान इन्होंने ऋषि कपूर से जो है मुलाकात की। तो ऋषि कपूर थे वह काफ़ी अपनी एक फिल्म को लेकर वह काफ़ी व्यस्त थे, उनसे काफ़ी ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि मैं जब इस फिल्म को पूरा कर लूँगा फिर मैं आपसे मुलाकात करूँगा। दोस्तों, फाइनली होते जाते इन्हें एक सौदागर फिल्म में काम करने का मौका मिल जाता है और जैसे इन्हें सौदागर फिल्म में काम करने का मौका मिल जाता है तो वह इसी काम को बहुत दिलचस्पी के साथ वह करने की जो फैसला करती है। दोस्तों, मनीषा कोइराला जिस फिल्म की काम कर रही होती हैं वो तो सौदागर था। सौदागर फिल्म में जो है विनोद मुस्कान जो है एक हीरो होते हैं। जैसी सौदागर फिल्म की शूटिंग कर रहे होते हैं तो विनोद मुस्कान से इनकी जो है देखती देखती पहली नज़र में प्यार हो जाता है और प्यार हो जाने के साथ साथ दोनों साथ साथ मिलते थे, दोनों साथ साथ शूटिंग करते थे। शूटिंग करने के बाद ये दोनों जो है कहीं खास जगह घूमने के लिए जाते थे। दोस्तों, देखते देखते शूटिंग के दौरान इन दोनों में काफ़ी प्यार हो जाता है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें ये जो प्यार होता है बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। और जो है मनीषा कोइराला के साथ जो है एक डायरेक्टर होते हैं, उन्होंने कुछ उनसे मैंगर्स मांगा था तो वो मैंगर्स देने से जो है मना कर देती हैं। और देखते देखते उस डायरेक्टर से जो है इनके सोशल मीडिया पर कुछ सारे जो है बवाल हो जाते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा होता है। और जैसे कुछ एक्ट्रेस जो होते हैं, जो कुछ अभिनेत्रियाँ होती हैं, वो अपनी कुछ बातों को जो नज़रअंदाज कर देती हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, जब सोशल मीडिया पर यह उजागर थी तो उसी समय किसी मीडिया वाले ने उनसे पूछा कि मैडम आपने इस डायरेक्टर के साथ कुछ आपसे बातें कही हो गई थी। तो दोस्तों आपको बता दें, जो मनीषा कोइराला होती हैं उनके फेवरेट में जो कुछ बात करता है उसी का वह जवाब देती हैं, नहीं तो किसी दूसरी बात को जब कोई बात पूछता है तो उस बात को वह रिव्यूज बना देती है। दोस्तों, सौदागर फिल्म करने के बाद जो मनीषा कोइराला एक्ट्रेस होती हैं यह बॉलीवुड के सबसे चर्चित एक्ट्रेस बन जाती हैं। दोस्तों, देखते देखते इन्हें कई फिल्मों में ऑफर मिलने लगता है। फिल्मों मिलने के साथ साथ इन्होंने फिल्म यलगार फिल्म की शूटिंग कर रही होती हैं। जैसी यलगार फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होती है तो वह जो है जैसी फिल्म यलगार फिल्म की शूटिंग होती है, शूटिंग खत्म करने के बाद जैसे इस पिक्चर को रिलीज किया जाता है तो बहुत जोरों के साथ ये पिक्चर जो है काफ़ी किसी उफान के साथ यह ऊपर बढ़ रहा होता है। और देखते देखते जो मनीषा कोइराला होती हैं बॉलीवुड की इतनी फेमस एक्ट्रेस बन चुकी थी कि मानो कि जो है हर तरह जो है इन्हीं का आवाज़ गूंज रहा होता है। और ये जो एक्ट्रेस होती थी मनीषा कोइराला, यह बॉलीवुड की एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को भी जोड़ दे रही होती हैं। दोस्तों, बॉलीवुड की जो हीरोइन होती हैं मनीषा कोइराला टोटल 9 फिल्में की थी, लेकिन 9 फिल्मों में इनकी 2 ही फिल्म जो होती है वह सुपर डुपर होती हैं। और इसके बाद जो फिल्म सुपर डुपर हुई थी, पहला फिल्म था इनका सौदागर और दूसरी फिल्म था यलगार और सौदागर फिल्म इतना सुपर डुपर हो गया था कि इन्हें देखते देखते रातों रात इन्हें बॉलीवुड का स्टार बना दिया था। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे बॉलीवुड के जो कारनामे हैं मनीषा कोइराला को मालूम होता है कि अगर मेरी फिल्म जो 8 फिल्म जो हमारी लगातार 7 फिल्म फ्लॉप हो गई है, अगर मेरी फिल्म इसी तरह फ्लॉप होती रही
तुम्हें बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो जाएगा। और दोस्तों आखिर हुआ यही भी, आगे बॉलीवुड में इन्हें काम मिलना जो होता है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। यह काफ़ी परेशान हो चुकी थी, काफ़ी हैरान हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों एक बार किसी का अगर नाम चर्चित में आ जाता है तो वह जो है काफ़ी दिनों तक बना रहता है। इसी दौरान इन्होंने विनोद मधु से जो है एक एक्टर होते हैं, इन्होंने उनसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद जो एक्टर्स होते हैं यह मनीषा कोइराला को जानते थे, पहचानते थे। इसके बाद इन्होंने अपने एक फिल्म होता है लव इन स्टोरी में इन्हें काम करने का मौका मिल जाता है। दोस्तों काम करने का मौका मिल जाता है। दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात यह थी कि जब मनीषा कोइराला की जो 9 फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं तो ये जो है अलग अलग स्किल में, चाहे वो माँ का रोल हो, चाहे एक बेटी का रोल हो, चाहे एक विलेन का रोल हो, ये अलग अलग रोल में वह निभाने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। वाकई में इनके जज्बा और इनकी हिम्मत को सलाम देना चाहिए। दोस्तों इसके बाद जैसे इस फिल्म लव इन स्टोरी में इन्हें काम करने का मौका मिलता है तो उस फिल्म में एक गाना था, एक लड़की को देखा ऐसा लगा। इस फिल्म को करने के बाद वह देखते देखते फिर जो है एक बार बहुत जोरों के साथ वह चर्चित हीरोइनों की लिस्ट में आने लगती हैं। दोस्तों इसके बाद जो मनीषा कोइराला होती हैं एज अ सीरियल एक्ट्रेस मानी जाने लगती हैं। दोस्तों एज अ सीरियल एक्ट्रेस इन्हें इसलिए कहा जाता था कि इन्हें जब इनकी फिल्में फ्लॉप हो गई थी, इन्हें जिस भी रोल मिलता था वह उस रोल को लेने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। दोस्तों इसके बाद इन्होंने एक एक्टर के साथ जो है इन्होंने फिल्म बनाने की पेशकश की। जिस एक्टर के साथ वो फिल्म बना रही होती हैं उस एक्टर का नाम होता है राहुल राय। राहुल राय अपनी फिल्म को लेकर काफ़ी जो है वह बहुत सीरियस होते हैं, क्योंकि उन्हें जो है कुछ फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलता है, क्योंकि वो जो आए थे वो भी नए नए होते हैं और जो निर्माता निर्देशक होते थे उन्हें एक फिल्म में हीरोइन के लिए काम करने के लिए एक अभिनेत्री चाहिए था। और दोस्तों अगर आप नए नए हैं तो जो काफ़ी हीरोइन होती थी वो काफ़ी महंगे चार्ज पैसे लेती थी, लेकिन इनकी फिल्म फ्लॉप होने के कारण इन्हें जो कम पैसे में उस फिल्म में काम करने का मौका मिलता है। लेकिन दोस्तों देखती देखती जो मनीषा कोइराला होती हैं वह राहुल राय से प्यार करने के लिए कुछ जो है इम्प्रेस करती हैं, लेकिन जो राहुल राय होते हैं अपनी उस मूवी के लिए काफ़ी डिसिप्लिन हो जाते हैं, इनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जब भी इनसे बात करते थे तो शूटिंग के दौरान ही कुछ जो बातें हुआ करती थी, उसके बाद वह अपने कैबिन में चले जाते हैं। दोस्तों इसके बाद जो मनीषा कोइराला होती हैं वह राहुल राय से ब्रेकअप कर लेती हैं। दोस्तों उसके कुछ महीने बाद इन्हें साक्षी और खामोशी नामक नाना पाटेकर की मूवी में इन्हें एक बेटी का रोल करने का मौका मिल जाता है और अपनी बेटी की रोल जो है बहुत जोरों के साथ वह कर रही होती हैं। और जैसी ही फिल्म की शूटिंग जो होती है बहुत तेज़ी के साथ यह तूफान पे हो रही होती है। दोस्तों शूटिंग जो होती थी कुछ महीनों तक चलती रहती है। कुछ महीनों चलने के कारण जो नाना पाटेकर होते हैं मनीषा कोइराला से यह प्यार कर बैठते हैं। और दोस्तों जो मनीषा कोइराला थी वो भी नाना पाटेकर से प्यार करने के लिए बहुत उत्सुक होती हैं, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे एक्टर्स होते हैं जिन्होंने कई एक्टर्स के साथ अफेयर किया था। अफेयर करने के बाद वो काफ़ी दिन तक अफेयर नहीं चलता है तो टूटता है, जुड़ता है, मिलता है। कई अफेयर के साथ इन्होंने जो है अफेयर कर चुकी थी। दोस्तों इसके बाद जो मनीषा कोइराला होती हैं वह जो है एक अग्निसाक्षी मूवी में काम करने लगती हैं और जिस अग्निसाक्षी मूवी में काम कर रही होती हैं उसमें नाना पाटेकर भी होते हैं और मनीषा कोइराला भी होती हैं, जो कि नाना पाटेकर के पत्नी का रोल निभा रही होती हैं। और नाना पाटेकर इनके पत्नी से रोल से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। इम्प्रेस होने के साथ साथ दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यह जो एक्ट्रेस थी काफ़ी सीरियस के साथ कितनी जो है फिल्मों में अलग अलग रोल निभा रही होती हैं। जब इसके इस कार्य से नाना पाटेकर प्रभावित होते हैं तो देखते ही देखते इससे प्यार कर बैठते हैं। दोस्तों नाना पाटेकर और जो मनीषा कोइराला होती हैं इन दोनों की बीच की दूरियां जो होती हैं 20 साल होती हैं। लेकिन दोस्तों बॉलीवुड में कई ऐसे अभिनेता अभिनेत्रियां हुई हैं जो काफ़ी अपने कम एज से अभिनेत्री या एक्ट्रेस के साथ इन्होंने शादी किया है। दोस्तों जब हम बात करें जो नाना पाटेकर होते हैं खुद एक शादीशुदा होते हैं, लेकिन अपनी 20 साल से छोटी एक अभिनेत्री के साथ वह दिल दे बैठते हैं। जैसी ही वह शूटिंग खत्म होती थी तो इन दोनों के साथ फिर प्यार भरी मोहब्बत होती थी। प्यार भरी मोहब्बत के साथ फिर जो ये दोनों होते थे फिर ये शूटिंग अग्निसाक्षी मूवी का जो है ये शूटिंग कर रहे होते हैं। जैसे ही शूटिंग खत्म होती है तो फिर ये दोनों कहीं घूमने जाते थे, रात भर घूमते थे, प्यार भरी बातें करते थे और देखते देखते इन दोनों में काफ़ी प्यार हो जाता है। इसके बाद जो नाना पाटेकर होते हैं वह कहते हैं कि मेरी जो माँ है आपको काफ़ी इम्प्रेस करती हैं, काफ़ी पसंद करती हैं। ऐसी कुछ बातें नाना पाटेकर जो होते थे साक्षी मनीषा कोइराला से वह बात किया करते थे।
दोस्तों जो मनीषा कोइराला होती हैं वो भी नाना पाटेकर को चाहने लगती हैं और दोनों कई सालों तक लिव इन रिलेशन में रहा करते थे। दोस्तों इस बात की जानकारी जब नाना पाटेकर की पत्नी को मालूम होता है तो कुछ बोलती नहीं है। नाना पाटेकर अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन दोस्तों जो मनीषा कोइराला होती हैं उनसे शादी करना चाहती थी, इसलिए इन दोनों का जो प्यार होता है बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है और कुछ महीनों जाते जाते इन दोनों का जो अफेयर होता है काफ़ी टूट जाता है। दोस्तों इसके बाद जो मनीषा कोइराला होती हैं वह काफ़ी अपने आप को दिक्कत महसूस करने लगती हैं, काफ़ी घबराई हुई होती हैं और वह काफ़ी ड्रिंक्स और काफ़ी ड्रग्स की जो दवाइयाँ जो लत होती हैं, जो नशीली दवाइयाँ होती हैं, नशीली पदार्थ होते हैं, उसका सेवन करने लगती हैं। और जैसे जैसे इन्हें कुछ फिल्म में काम करने का मौका मिलता है तो अपनी फिल्म की सेट पर काफ़ी लेट से आती थी। लेट से आने के बाद वह काफ़ी गिर जाती थी, काफ़ी घबरा जाती थी, काफ़ी लड़खड़ा जाती थी। इसलिए जो डायरेक्टर होते हैं इन्हें अपनी फिल्म में काम करने से, कोई भी डायरेक्टर इन्हें अपने फिल्म में काम करने के लिए मौका नहीं देता है। दोस्तों जैसे ही कुछ इन्हें फिल्म में काम करने का बाद में फिर मौका मिलता है तो एक डायरेक्टर होते हैं इनके इस सीन को बढ़ा चढ़ा कर जो है कुछ गलत तरीके से दिखा देते हैं, जिसके बाद मनीषा कोइराला उस डायरेक्टर के खिलाफ मुंबई के थाना में इनके खिलाफ जो है केस दर्ज कर देती हैं। इसके बाद काफ़ी उन दोनों में काफ़ी बवाल हो जाता है और धीरे धीरे इन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने का जो मौका मिलता है वो बंद हो जाता है। दोस्तों इसके कुछ महीनों बाद जो मनीषा कोइराला होती हैं कैंसर जो है जंग जीत रही होती हैं, लेकिन इस समय वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, काफ़ी अच्छी हैं और वो अपनी कुछ पर्सनल लाइफ को काफ़ी ग्लैमर महसूस कर रही होती हैं। दोस्तों वह इस समय बॉलीवुड की सबसे चर्चित हीरोइन है, काफ़ी अच्छी हीरोइन है जिन्होंने कई अलग अलग अहम रोल निभाया है। इनके इस रोल को बहुत जज्बे के साथ जो बॉलीवुड के कई एक्टर्स और कई हीरोइनियाँ हैं वो काफ़ी गर्व महसूस करती हैं, काफ़ी बढ़िया महसूस करती हैं। दोस्तों मनीषा कोइराला की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।